बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड जस्टिस चैनल्स के प्रोग्राम माहिर कानून में खुशामदीद। मैं हूं असलम जावेद और आज के हमारे माहिर कानून हैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जनाब मोहम्मद आसिफ शेख साहब। आइए जानते हैं इनकी कहानी अपनी ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असलम सर, थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। माय प्लेजर सर, थैंक यू। सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर में और कब पैदा हुए? मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1978 है और मैं तहसील शहदादकोट में पैदा हुआ। आजकल वो कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है सर जी। अच्छा सर ये बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से बताइएगा। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं पर ही हुई, तहसील शहदादकोट के अंदर। मैं इंटर तक वहाँ पर पढ़ा, प्राइमरी, मिडिल, इंटर, इवन ग्रेजुएशन भी BA MA तक मैंने वहाँ पर किया। अच्छा। और मेरी इसके अलावा जो, क्योंकि BA और MA थी मेरी प्राइवेट साइड पे, तो रेगुलर साइड पे मैंने BE की इलेक्ट्रॉनिक्स में NAD यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराची में वहाँ पर सफ़र रहा। सर ये बताएं कि अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह उनको लंबी हयाती दे जी। वो एडिशनल पहले तो वकील थे 20 साल, उन्होंने प्रैक्टिस की वहाँ लाड़काना में शहदादकोट में। उसके बाद वो एडिशनल सेशन जज बने। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो वो माशाल्लाह लॉ सेक्रेटरी बने। अच्छा। लॉ सेक्रेटरी बनने के बाद वो रिसेंटली सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर जुडिशल है। अच्छा जी। और मज़ीद फैमिली क्या? इसके अलावा मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। दोनों स्कूल गोइंग हैं, छोटे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरसुकून अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहा हूँ। सर जैसा कि आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है हैदराबाद बल्कि पूरे सिंध में, आपको बेहतरीन एडवोकेट्स में आपका शुमार होता है। सर ये बताएं कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जब वो पैदा होने से मालूम किया जाता है कि ये बताएं कि आपको क्या बनना है, तो यही कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है। आप वकालत की तरफ कैसे आए? मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ और ये शायद कोई इंसिडेंटली मैं इस प्रोफेशन में आया क्योंकि मेरे वालिद साहब, मैं उनको देखता था कि वो वकालत करते थे। 20 साल की वकालत का बड़ा सफ़र है। मैं अक्सर मेरे वालिद साहब के चैम्बर में वहाँ पर शहदादकोट में बैठता था। तो आप अपने वालिद साहब की प्रैक्टिस से जी, एग्जैक्टली, ही इज़ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, ही इज़ गाइडेंस फॉर मी ऑल्सो। तो इनफैक्ट मेरे फादर जो है वो मेरे जैसे समझे कि आप मेरे मुर्शिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मेरे रहनुमा वो हैं। ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आना वकालत में, वैसे मेरा नहीं था, आइडिया नहीं था इतना कि मैं इतना यहाँ पर आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इतना गिरूँ हो जाऊँगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैं तो वैसे इंजीनियरिंग कर रहा था NAD यूनिवर्सिटी में। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर ये है कि मुझे क्योंकि पहले से ही शौक़ था, वालिद साहब को मैं देखता रहता था, वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है मेरे लिए। तो मुझे थोड़ा ये था मेरी कहीं किसी कॉर्नर पे कि मैं इंशाल्लाह अच्छा इस बाबा की फील्ड में उनको कंटिन्यू करूँ। जो प्रोटोकॉल मिलता था उससे मुतासिर थे? उससे मुतासिर शायद आप यही समझेंगे। सही था। जी जी। सर ये बताइए कि LLB आपने कहाँ से किया और कब किया? मैंने LLB किया लाड़काना लॉ कॉलेज से और आजकल शायद उसका नाम शहीद बेनज़ीर मोहतरमा भुट्टो जो है। अच्छा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉ कॉलेज है। अच्छा। और मैंने ये तालीम जो है 2001 को फाइनल की थी। वो हमारी फर्स्ट बैच थी। अच्छा। जो 3 साल बैच गुजरी LLB की, इससे पहले 2 साल बैच थी। तो लाड़काना में बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत आपको हैरानगी होगी कि मैंने कभी भी लॉ कॉलेज में एक क्लास भी अटेंड नहीं की। अच्छा। जी जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि कोइंसिडेंस है कि मेरा खैर शौक़ तो था, कहीं किसी कॉर्नर में जहन के में ये था कि कभी न कभी आना चाहिए इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि एक क्लास भी नहीं ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जब मैं इस फील्ड में आया तो अपने वालिदैन की दुआओं से और अपने उस्ताद मोहतरम मैं आपको वो बताता चलूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम मिस्टर मंसूर हक अंसारी साहब जो सिविल के बहुत बड़े पाया भी हैं और बड़ा उनका नाम है माशाल्लाह हैदराबाद में। और उनकी प्रैक्टिस ना सिर्फ हैदराबाद में, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। तो आई एम प्राउड टू बी दी प्यूपिल ऑफ दैट माय सीनियर।
अच्छा। तो उनसे बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उनके साथ मैंने आके यहाँ पर 2006 में मैंने उनको ज्वाइन किया था। यानी आपने LLB करने के बाद आपने डायरेक्ट हैदराबाद आ गए थे आप? जी। आपकी मदर बार हैदराबाद है? मदर बार हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद से एनरोल हुए यहाँ पे ना? मैं यहाँ से एनरोल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मेरी तकरीबन 18 साल की प्रैक्टिस है जो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। जी जी। तो यहीं इसी वजह से ये कि आपका माशाल्लाह हैदराबाद में बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह का शुक्र है। बस सबसे अच्छी है मेरे सीनियर्स जो हैं वो मेरे रहनुमा भी हैं, मैं उनको तस्लीम करता हूँ। मेरे जो बुजुर्ग सीनियर हैं उनकी सपोर्ट, उनकी पेट्रोनेज मेरे साथ हमेशा रही है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर वैसे तो दुनिया जानती है और हमारे तमाम वकला बिरादरी भी जानती है कि आसिफ शेख साहब एक बहुत बड़ा नाम है। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपका वकालत में आकर क्या एक्सपीरियंस रहा और आज आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं? वकालत में जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इनफैक्ट जो भी इस फील्ड में रहता है उसको एक्सपीरियंसेस, स्किल्स बहुत हो जाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि जैसे मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया तो इनफैक्ट ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। हालांकि मेरे वालिद साहब उस वक्त एडिशनल सेशन जज थे, तो मेरे वालिद साहब को मेरे उस्ताद मोहतरम मिस्टर मंसूर अल कंसारी साहब बहुत पसंद होते थे। उन्होंने मुझे उनके पास रेफ़र किया। मैंने वहाँ पर प्यूपिलेज का टाइम गुजारा और उसके बाद जो है ज़ाहिर है वालिद साहब तो मेरे जुडिशरी में थे, लेकिन मैं सेल्फ जो है वो मेड हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा के कंधे पे कोई ट्रिक नहीं करूँ, यानी उनका नाम कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। और जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे वो मैंने कोशिश की बाबा की रहनुमाई के साथ। अच्छा। और अपने उस्ताद मोहतरम और दूसरे जो मेरे बुजुर्ग हैं वकला साहबान हैं सीनियर, उनकी रहनुमाई के साथ मैंने कोशिश की, ये सफ़र जारी रखा और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस पोजीशन में हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि वकालत एक बहुत टफ जॉब है, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा टफ है, जितना आप समझ रहे हैं इससे भी ज़्यादा टफ है। अच्छा। क्योंकि जब आप वकालत में आते हैं तो आप ये समझ लें कि आप शायद इस वकालत के साथ आपका जैसे जो बीवी के साथ ताल्लुक़ होता है उससे ज़्यादा आपका होता है वकालत के साथ, प्रैक्टिस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस को टाइम देते हैं तो आपका जो अपना घर है, मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। अच्छा। जब डिस्टर्ब होती है तो क्लेश होता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि सब वकीलों के साथ, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होता है कि क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत प्रोफेशन है और बहुत टफ है, हार्ड है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब एक अच्छा आप काम करते हैं आपको इनर सेटिस्फेक्शन होती है और उसके साथ जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको फीस मिलती है, तो आपकी सब जो सफरिंग्स होती हैं, पेन्स एंड होती हैं, वो गेंस में तब्दील हो जाती हैं, यानी थकावट खत्म हो जाती है माशाल्लाह। सर ये बताएं कि क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है ये जूनियर वकला की रहनुमाई के लिए है। जब जूनियर बार में आते हैं या वकालत करने का सोचते हैं तो उनको किन किन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपको ये भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये आजकल इस चीज़ का बहुत फुकदान है। हमारे पास जूनियर्स बेतहाशा आ रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है यहाँ पर लॉ का, LLB की डिग्री का। क्योंकि जब रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी मूवमेंट चली उसमें जो ये इदारा है, लीगल जो इदारा है यानी अदलिया, क्योंकि अदलिया के साथ मुंसलिक के बार, बेंच एंड बार, इसको बहुत अच्छी रहनुमाई मिली और पजीराई मिली और ये जैसे कहते हैं कि हार्ट केक बन गया। ये फील्ड बहुत पजीराई के साथ आगे बढ़ती गई, यानी 2007 के बाद। तो ट्रेंड ये चला कि बहुत से लोगों ने, बहुत से पेरेंट्स ने ये सोचा कि अभी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, अपने बच्चों को होली सोली यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भेज दिया LLB के लिए। जी, क्योंकि इससे पहले LLB जस्ट एज ए साइड स्टडीज जैसे होती है वो होती थी। और क्योंकि ये भी मशहूर था पहले कि जब किसी को कुछ भी नहीं मिलता था, जब एग्जॉस्ट हो जाता था बंदा, तो आके लॉ वकालत की ज्वाइन करता था। लेकिन अब माशाल्लाह मामला बिल्कुल दीगर है, उसके बरअक्स है बिल्कुल।
और अब आप देखेंगे हमारे पास हैदराबाद के अंदर 7 कैंपसेस हैं। हर कैंपस को पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के तहत 100 सीट्स एलोकेटेड हैं। अच्छा। और यहाँ पर तकरीबन 700 वकला हर साल निकलते हैं यहाँ से डिग्री लेके। और आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो फ्लक्स है इस फील्ड के अंदर। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड वाली है और बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं उस पर आऊँगा कि जूनियर्स को जो वकील न्यू इंटर्न्स हैं उनको क्या करना चाहिए। असल में यहाँ पर देखा गया है कि जूनियर्स जो हैं वो मेनर्स के साथ नहीं आ रहे हैं। उनको मेनर्स का बड़ा फुकदान है, एटिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन लार्ज प्रोफेशन है। आपको इसके अंदर बहुत ज़ब्त, कंट्रोल और सब्र करना होता है, क्योंकि टाइम, मैंने बताया कि टाइम टेकिंग है। जैसे जिसको कहते हैं स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो ये बहुत स्लो पेस के अंदर बंदा तरक्की करता है। लेकिन जब तरक्की करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उसका इनर सेटिस्फाई होता है, वो आउटर्स जो है उसका भी बड़ा शानदार रहता है। वेल्थ के हवाले से भी, हाँ बिल्कुल, वेल्थ के हवाले से भी बहुत शानदार रहता है। लेकिन इसमें यह है कि रोज़ा रखना पड़ता है, पेशेंस होता है। अच्छा। आजकल रोज़े चल रहे हैं तो इस हिसाब से मैंने टर्म ये रोज़ा यूज़ किया, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ा ये फुकदान है हमारे न्यू इंटर्न्स के अंदर, क्योंकि एकेडमिकली आप देखें तो हमारे लॉ कॉलेजेस जो हैं वो इतनी प्रोफेशनल एकेडमिकली नहीं है। तो उसके लिए इस फोरम के तवज्जुह से मैं गुजारिश भी करूँगा अथॉरिटीज़ को कि इस शोबे को, इस शोबे की तालीम को के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो वकला जो हैं वो मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का जी। इस मुल्क की पॉलिटिक्स का मुस्तकबिल है, इस मुल्क की कानून का मुस्तकबिल है, और ये ही इस मुल्क को इंशाल्लाह बनाएंगे। आप देखें कि कायद आज़म जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो भी वकील थे, बहुत बड़े बायानाज़ वकील थे, और उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया। वो बार एट लॉ करके आए और उन्होंने ये मुल्क की फार्मेशन रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लेकिन फोकस होना चाहिए। अथॉरिटीज़ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर फोकस करें। जी सर, बिल्कुल। आप हमारे जो जूनियर इस वक्त देखना, आपको बड़ी आपसे अच्छे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सर ये बताएं, ये जूनियर्स एडवोकेट्स को जब वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज जूनियर्स की आज़ाना होनी चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए जूनियर को, और उनको अपने सीनियर्स के साथ बड़े अदब व एहतराम से पेश होना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स के साथ अगर आप अदब व एहतराम से और मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो आपको अपने जो उनके पास हुनर है वो सिखाएंगे, आपको ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि आप अगर इमरानियात का शोबा अगर आपने पढ़ा हो या स्टडीज़ की हो तो उसके अंदर भी यही है कि वही जनरेशन आगे बढ़ती है जो अपने सीनियर्स को फॉलो करती है। अच्छा। हाँ, जो अपने पास्ट के जो स्किल्स हैं उसको एडॉप्ट करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं, तो बेहतर होगा। बेहतर भी यही है। और मैनर्स की जो बुक्स हैं, एटिकेट्स की जो बुक्स हैं, स्किल्स की जो बुक्स हैं, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अपने सीनियर की कदर कीजिए और उनसे कोशिश करें कि उनसे आप ये जो उनके इतनी बड़ी स्किल्स हैं, महारत हैं, वो ऐसे नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा। जूनियर्स को मैं ये मुंतखब कर रहा हूँ, मतलब एड्रेस कर रहा हूँ कि आपको जो है ये सीनियर्स की बहुत अदब व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। वो अगर एक लफ्ज़ बोलें तो आपको, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप उसको 10 अल्फाज उनके समझें और उनके अदब में खड़े हो जाएं, उनके साथ उनसे सीखें। और ये सीखने का जो है वो जूनियर के अंदर होना चाहिए इतना इंटरेस्ट, जब जाके आपको ये कानून की जो है वो तालीम और स्किल्स हासिल होंगे। आपने जो कहा था कि जूनियर का क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो मुझसे रहेगा। तो बॉडी लैंग्वेज उनका जब कोर्ट में पेश हों तो पहली बात तो ये है कि उनका जो लीगल एक्सपर्टीज़ बहुत स्ट्रांग हो। वो मैंने जैसे बताया कि आप सीनियर को वो फॉलो करें, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं और रिसर्च बुक्स हैं उनको वो उनके ऊपर तवज्जो दें, फोकस दें। अपना टाइम, कीमती टाइम जो उनका है वो उस पर सर्फ करें और वो अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करें। फिर उनके जो मैनर्स, एटिकेट्स के साथ उनको जूनियर्स को अदब के साथ, एहतराम के साथ अदालत में पेश होना चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आज़ाना होनी चाहिए, सबमिसिव होनी चाहिए, और जब जज साहब के साथ एड्रेस हों तो बड़े एहतराम के साथ एड्रेस करें और अपना केस बड़े स्ट्रांगली और बड़े
कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपके पास लीगल एक्सपर्टीज़ होगी। अच्छा। तो बैकग्राउंड में आपका जो केस स्टडी होगा उसके अंदर जो लीगल एक्सपर्टीज़ आप हासिल करेंगे वो आपके सीनियर्स भी देंगे आपको, और आप गो थ्रू होंगे किताबों के अंदर और रिसर्च के अंदर, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहेगी। और इसमें आपको ना सिर्फ एप्रिसिएशन बाहर से मिलेगी, बेंच से भी मिलेगी। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। चलिए सर, आपके बात से एक मेरे दिल में एक और सवाल आ गया कि सर ये फिल्मों में दिखाते हैं जो कि वो वकील प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं बड़े जज्बात के अंदाज में, उसमें और यानी कि जो रियल में अदालत होती है, क्या फ़र्क होता है क्या? हाँ, फ़र्क तो होता है। इसमें फ़िल्म के अंदर तो ज़ाहिर है जैसे ड्रामा ही तौर पर पेश करते हैं, जैसे कहते हैं किसी को भाई तुम ड्रामा बन गए हो। हाँ। तो जो टर्म ड्रामा है वो इटसेल्फ रेफ़र करता है कि भाई कोई ऐसा बढ़ चढ़ के पेश करना किसी चीज़ को, एक चूंटी को हाथी बना के पेश करना। तो ये ड्रामे के अंदर ये होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशंस और जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो केस के अंदर आपका इंटरेस्ट जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि अगर बेंच के यहाँ से अगर कोई ऐसा सवाल ऑफर हो या आपका जो मुखालिफ हरीफ हो उसके यहाँ से कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसा कोई सवाल हो वो ऑफ़र हो जाए, तो आपको इनफेक्ट रिएक्शन में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और वो नेचुरल हो जाता है। हाँ। अच्छा। लेकिन इतना नहीं होता है जितना हम फिल्म्स में और ड्रामाज में देखते हैं। तो एनीवेज होता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग्स हो जाती हैं कि वो आपको एक्सप्लॉइट भी करती हैं। अच्छा। और आप नेचुरली भी हो जाते हैं ऐसे। तो होता है सर कभी। ठीक है, कभी कभार। सर जैसा कि आप एमएमसी भी रहे हैं आप जी, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के जी, और इस वक्त आपकी पोजीशन है कि आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट हैं जी। सर ये बताएं कि बार की सियासत में आने का कैसे ख्याल आया? बार की सियासत तो मुझे घर से ही मिली। मेरे वालिद साहब जब वकालत करते थे, 20 साल वकालती मैंने जैसे पहले आपको बताया, तो बाबा भी माशाल्लाह अपने तहसील के अंदर जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल भी रहे थे। तो मुझे सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन वहाँ भी मिली। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ जो जुडिशल डिस्ट्रिक्ट बहुत वसी है और मैंने देखा कि क्यों ना इतनी स्ट्रगल, मैंने ना सिर्फ स्ट्रगल अपनी फील्ड ऑफ लॉ में की और मैंने कोशिश की कि क्योंकि हमें इसी लॉ के अंदर ही रहना है, इसी फील्ड के अंदर रहना है। और बार और बेंच का जो मैंने देखा कि कभी तसादम नज़र आया और कभी खराबियाँ नज़र आईं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं कि बार और बेंच के अंदर जो गल्फ पैदा होते हैं उनको ब्रिज किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि ये भी कभी देखने में आता था कि जूनियर्स या जो वकीलों के अंदर जो उनकी हालात देखता था मैं, तो मैंने फिर वो भी एक मैंने जहन में रखा कि क्यों ना बार के फोरम पे आया जाए और अपने दोस्तों की खिदमत की जाए, उनको डिलीवर किया जाए, उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जाए और उनकी क्यों ना मदद की जाए। और जो चीज़ें जो हमारी बार के अंदर जो खराबियां हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें नहीं हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। वो चीज़ें मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो मैंने एमएमसी के तौर पे फर्स्ट टाइम 2009 में इलेक्शन कंटेस्ट की और अल्लाह का शुक्र कि सब सीनियर्स, मेरे दोस्त जो अहबाब थे, वालिदैन की दुआएं थी, मैं फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्टेस्ट किया और एमएमसी के अंदर फर्स्ट नंबर पे आया मैं। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि उस वक्त शायद कोई 12 या 15 कंटेस्टेंट्स थे और जो हमारी एमएमसी की सीट्स होती हैं वो 7 होती हैं, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर पे आया और मैंने 317 वोट उठाए थे। अच्छा जी। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट क्या पोजीशन रही आपकी? एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब मैंने 2014 में मुझे दोस्तों ने कहा, हालांकि मेरा इतना इंटेंशन नहीं था, तो मुझे दोस्तों ने काफ़ी ने कहा कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि मेरा गेप था 2010 के बाद 4 साल का। तो दोस्तों ने कहा कि आप इस पोस्ट के लिए आइडियल भी हैं, फिट भी हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरें। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे दोस्त इतने ग्रेसफुल रहे कि उन्होंने मेरे सामने फॉर्म ही नहीं भरवाया। और मैंने अनअपोज आ गया, अल्लाह का शुक्र। अनअपोज वाइस प्रेसिडेंट आ गया जी, अल्लाह का शुक्र। और सर ये तो मेरे सामने की बात है कि इस वक्त आप एज आ प्रेसिडेंट आप जीते हैं और भारी मार्जिन में जीते। सर इतना तो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं देखा। और यानी कि हम जिससे भी मालूम करते थे कि हमें वोट किसे देना, तो हर आदमी यही रिकमेंड करता था यार आसिफ शहबाज को वोट देना। इस हवाले से बताएं सर आप। बस मैं फिर दोबारा अपने दोस्तों की, अपने बुज़ुर्ग सीनियर्स की
और अपनी जो मेरी टीम है और मेरे उस्ताद मोहतरम मंसूर हक अंसारी साहब, मेरे वालिदैन और मेरे सीनियर्स निसार अहमद दुरानी साहब जो हैं, वो उनका बहुत शफ़क़त का हाथ रहा। अयाज़ हुसैन तुनियो साहब वो मेहरबान है, मेरे अपने गांव के हैं और उनके साथ बहुत अच्छे अमेरिका तक सफ़र रहे हमारे। उनकी मेहरबानी। अच्छा, यूएसए भी हो गए हैं आप? हाँ, मैं 2 मरतबा यूएसए हो के आया हूँ। अच्छा। तो मैं आपको बताऊँगा इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन सब दोस्तों का, हाकिम अली शेख साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, लेकिन वो भी हमारे सफ़र के साथ ही रहे यूएस में। उन्होंने बहुत हेल्प की। और इसके अलावा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरी अपनी टीम के, जिनके नाम लूँ किसी का रह जाएगा तो मुनासिब नहीं लगेगा। नहीं, मेरे बहुत कदरदान दोस्त। और आपने खुद देखा कि मैं इतने बड़े मार्जिन से आया कि मैं अपने हरीफ को तकरीबन 300 के मार्जिन पे शिकस्त दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद आपके पर्सनालिटी से मुतासिर हूं। रियली ये आपकी ज़रा नवाजी है, मेहरबानी है आपकी। मैं इस लायक हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा ये बताएं कि जूनियर्स की फलाह बहबूद में आपका अपना क्या किरदार है? जी, जूनियर्स की फलाह बहबूद के लिए मेरा ड्रीम है कि उनके लिए मैं काम करूँ। पहली बात तो ये है कि उनके मैनर्स सही हों, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और दूसरी बात ये है कि हमारे जूनियर्स जो हैं वो बेचारे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनके एकेडमिकली और प्रोफेशनली उनको कॉलेज की एकेडमी से इतना ज़्यादा उनको तालीम नहीं मिलती है। ये चीज़ तो पूरा हमारा नेशनल डिलेमा है जिसको एड्रेस करना है। और मैं इस फोरम की तवज्जो से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा लॉ मिनिस्ट्री को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को और हायर अथॉरिटीज़ को कि इस पे नोटिस दिया जाए और फोकस किया जाए कि लॉ कॉलेजेस को, क्योंकि वहाँ पर मुल्क का फ्यूचर बन रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। मेरे पास जो प्लान है जूनियर्स के लिए वो ये है कि जूनियर्स जैसे आप देखें कि क्योंकि आजकल जो लॉ की डिग्री है वो प्रोफेशनल हो गई है, इंटायरली प्रोफेशनल हो गई है, क्योंकि 5 साल डिग्री हो गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ, इस डिग्री को प्रोफेशनल करा दिया गया है। अब 5 साल डिग्री है। और आप अगर दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज़ को देखें, बी को देखें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो 4 साल है। MBBS को देखें वो 5 साल है। तो ये भी प्रोफेशनल डिग्री एग्जैक्टली हो गया। तो मेरा ये ड्रीम भी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्योंकि आप देखें अगर MBBS को लें तो MBBS जब फाइनल आप देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद आपका हाउस जॉब शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा स्मार्ट पैकेज मिलता है आपको। डॉक्टर्स को, जो लर्नर ट्रेनर डॉक्टर्स होते हैं, हाउस जॉब करते हैं, उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। 40 से 50-60 हज़ार रुपये उनकी अच्छी हेल्प हो जाती है फाइनेंशियल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्योंकि अदम तवज्जो है LLB के ऊपर, तो इसके ऊपर मेरा ड्रीम भी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हायर अथॉरिटीज़ के लिए कि हाँ प्रेस करूँ इस बात को कि हमारे जूनियर्स ने कोई कसूर नहीं किया है। हमारे LLB जो प्यूपिल्स हैं उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है, उनको ये अपना हक मिलना चाहिए। उनको भी इसी तरह ही कोई 6 माह की ट्रेनिंग होनी चाहिए और कोई अच्छा एग्जैक्टली स्टिपेंड होना चाहिए ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये फील्ड लॉर्ड्स प्रोफेशन है, हमारे पास अलमिया ये है कि ये लॉर्ड्स से बेगस प्रोफेशन हो गया है, इसको सेट करना है। लॉर्ड्स अगर फ़र्ज़ करें लॉर्ड्स प्रोफेशन हम नहीं बना सकते इसको, तो लॉर्ड्स और बेगर्स के बीच में भी कोई चीज़ है ना, तो इसको इस स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए कि कम से कम आप इस लायक हों कि अपना घर चला सकें, अपना अच्छी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजार सकें, अपनी गाड़ी रख सकें, अपनी आपकी इंश्योरेंस अच्छी हो, अपनी बैकग्राउंड अच्छा हो। जूनियर्स के लिए मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि हायर अथॉरिटीज़ को कहूँ, रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेस करूँगा कि कोई स्टिपेंड होना चाहिए जब तक उनका अच्छा मतलब कोई मयार बन जाए, जब तक उनकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। कोई एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें उनको लीगल भी उनको सपोर्ट होनी चाहिए, उनको केसेस भी मिलते रहें और उन केसेस की गवर्नमेंट पेट्रोनेज के तहत फाइनेंशियल एड होनी चाहिए। सर ये बहुत अच्छी है सर, आपने बात की है कि ताकि उनकी हर एक की सपोर्ट होती रहे। सर मेरा ये सवाल है कि कोई जूनियर अगर आपसे किसी केस के हवाले से, किसी मैटर के हवाले से अगर आपकी रहनुमाई हासिल करना चाहता है तो क्या आप करते हैं? एग्जैक्टली यस। मैं तो आपको ये थोड़ा बताता चलूँ, एक चीज़ रह गई मुझसे कि मैं
सिंध लॉ कॉलेज में फैकल्टी मेंबर भी हूँ, एज अ लेक्चरर में वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे क्वेश्चंस पूछें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, जो मेरे पास है मैं उनको डिलीवर करूँ। ये कम होता है कि उस्ताद कोशिश करता है कि क्वेश्चन ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं उनको खुद ऑफ़र करता हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछें, उनका मैं जवाब दूँ। इसके अलावा भी जो भी मेरे पास दोस्त आते हैं, जूनियर्स होते हैं और मेरे कंटेम्प्रेरीज इवन होते हैं, क्योंकि मेरी जो सिविल एक्सपर्टीज़ हैं और टू सम एक्सटेंट मेरी क्रिमिनल भी हैं, ज़्यादा फोकस मेरा सिविल पे। तो दोस्त जब आते हैं और मुझसे पूछते हैं तो मेरे पास जो होता है मैं उनको दिल खोल कर देता हूँ। अच्छा। और पूरी सपोर्ट करता हूँ। ड्राफ्टिंग करना होती है मैं उसी वक्त डिक्टेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। वो मुझे अगर कोई ड्राफ्ट दिखाते हैं तो मैं उसमें अगर करेक्शन की कोई होती है, सूरत होती है तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ। अगर वो चाहते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके उनको डिक्टेट किया जाए या उनको लिख के दिया जाए तो मैं ये कोशिश करता हूँ उनको लिख के देता हूँ। यानी कागज़ एक्शन बना देते हैं आप? एग्जैक्टली। अच्छा, देखेंगे कि आप एज अ लेक्चरर भी आप पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो क्या इतना टाइम मिल जाता है और इसकी क्या वजह है कि आप एज अ लेक्चरर पढ़ा रहे हैं? उसमें ऐसा है कि टाइम थोड़ा मैनेज करना होता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर स्किल्स हैं तो ये स्किल्स आपके एक जगह पे ना टिकने चाहिए, वो डिलीवर होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मेरा फरीज़ा है कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मेरा शौक़ भी होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को अगर एक चीज़ मेरे पास है तो मैं किसी को दूँगा। ठीक है। तो सर देखेंगे कि माशाल्लाह जब आप अदालत में खड़े होते हैं, सही है, तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा होता है कि भाई आसिफ शेख साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो क्या वजह है सर ये कि आपका बड़ा नाम है, क्या है ऐसा आपकी प्रोसीडिंग में क्या जान है? ऐसा भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि घबरा जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी केस स्टडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप खड़े हो जाएं तो जज साहब के साथ आपका आई टू आई कांटेक्ट हो। अच्छा। आपका जो हरीफ खड़ा है वो उससे ज़्यादा आपके स्किल्स हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश यही करता हूँ जब खड़े हो जाता हूँ तो अपना इस केस स्टडी मजबूत करके, रिसर्च के ऊपर काम करके, और अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रिलेवेंट केस होता है उसका कानून होना चाहिए साथ में, उसको रेफ़र किया जाए, अपने केस की अच्छी तरह से स्टडी की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आपका वो होता है, शान और शौकत यही होता है। जब आप कोर्ट में होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, वही आपका स्पीक करता है। यानी जीत के जाना है बस। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है। सर आपका कोई यादगार केस जो आपके कभी जहन से नहीं निकलता हो? यादगार केस मैं हूँ वैसे सिविल का ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मेरा यादगार केस जो है वो क्रिमिनल का रहा। वो यूँ रहा कि एक 365B का केस था, जिसमें जो एब्डक्टी थी वो एक लड़की थी, वो आई थी लंदन से। उसकी एविडेंस मैंने की और एविडेंस बहुत शानदार रही। आखिरकार वो लड़की जो है ना बेचारी रोती हुई चली गई और मेरा जो अक्यूज़ था वो एक्विट हो गया। अच्छा। वो बहुत खुश हुआ। और वो केस था भी थोड़ा मतलब थोड़ा क्या था भी झूठा केस। अच्छा। तो उस पर मुझे बहुत पजीराई मिली, जज साहब के यहाँ से भी पजीराई मिली और मुझे वो केस काफ़ी शानदार वो याद रहता है जी। और सर में होता है। हाँ, और काफ़ी केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि ये ज़्यादा जो है वो फोकसिंग होता है। अक्सर देखा गया कि जब सुबह केस होता है तो रात भर वो केस जहन में चल रहा होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एग्जैक्टली ये होता है। जब ये खास करके जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हैं और इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है आपकी लगन के साथ। अच्छा। आपकी जितनी ज़्यादा लगन होगी, इंटरेस्ट होगा, और सुबह ये होगी, आपको फ़िक्र होगी कि भाई सुबह मुझे अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो केस आपको सोने नहीं देगा। हाँ। पूरी रात आपको याद रहेगा कि मुझे इस तरह से समझें कि आप जब खड़े हो जाते हैं रोस्टरन पे तो यू आर एक्टिंग एज एन एक्टर। तो इनफैक्ट यही होता है जहन में कि मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूं और अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसलिए आपको वो जो रात नींद नहीं आती वो आप असल में रिहर्सल कर रहे होते हैं कि मुझे इस तरह से पेश करना है, मेरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए, मेरी स्पीच ये होनी चाहिए, और मेरा लॉ के ऊपर दस्तरस ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा रहता है। सर आप अक्सर देखा गया है कि आप इंटरनेशनल टूर भी करते हैं, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताएं सर।
हॉबीज़ वैसे तो स्टडीज़ के साथ रुझान है मेरा। लिटरेसी में मैं काफ़ी लिटरेचर पढ़ता हूँ, सिंधी भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, उर्दू भी पढ़ देता हूँ। अच्छा। शायरी के साथ बहुत अच्छा शौक़ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के साथ मेरा शौक़ है। बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स भी। और अल्लाह का शुक्र है ये कि वॉक, रनिंग, जॉगिंग ये करने की कोशिश करता हूँ। हैदराबाद क्लब में मेंबरशिप है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। और आजकल क्योंकि ये अलमिया ये रहा कि 5-6 महीने से हम इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि पहले सिंध बार काउंसिल हुई जी, उसमें दोस्तों की हेल्प करना पड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली आपको जब खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं तो आपको भी हेल्प चाहिए होती है। तो आपको ज़ाहिर है जब सिंध बार काउंसिल में मेरे दोस्त हुए तो उनकी हेल्प के लिए दिन रात कोशिश की। फिर उसके बाद फ़ौरन बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शंस हुई, उसमें हम बिज़ी रहे। और फिर अब अल्लाह का शुक्र है जो मैं प्रेसिडेंट बना, कंटेस्ट किया, तो इनफैक्ट वो पूरा प्रोसेस जो है वो तकरीबन 5-6 महीने का प्रोसेस था। उसमें मैं ये अपनी हॉबीज़ को मैंने एक तरफ कर दिया था, लेकिन इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू कर दूँगा मैं। अच्छा सर, आप हाल ही में यूएसए होकर आए जी, तो यूएसए जाने का मकसद क्या था और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा? जी, यूएस में 2 मरतबा जा चुका हूँ और 2016 में मैं फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस गया। हमें ऑफ़र हुआ था इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में रूल ऑफ लॉ का जो एक टॉपिक था उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन डीसी में। उसके अंदर हम गए, मैं था, मेरे साथ अयाज हुसैन तुन्यो साहब थे, हाकिम अली शेख साहब थे, इशरत अली लोहर साहब जो अभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हम 4 साहब थे, और रियाजुद्दीन कुरैशी साहब। अच्छा। हाँ, वो हमारे सफ़र के साथ ही रहे। बहुत अच्छा सफ़र रहा। वहाँ हमने स्टडी टूर भी किया और प्राइवेटली भी गए, काफ़ी स्टेट्स हमने घूमी। बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा वहाँ पर। और इनफैक्ट अब हम अपने इसी पर्पस से गए थे कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, हमें सर्टिफिकेशन भी मिली वहाँ से। अच्छा। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड की, भरपूर कोशिश की हमने। वहाँ पर क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई, वहाँ पर पेपर पढ़ा, और अल्लाह का शुक्र ये कि सर्टिफिकेट मिला हमें वहाँ से। दोनों मतलब आप इसी नहीं, क्योंकि ये हमें जब वीज़ा मिला तो ओपन वीज़ा मिला, मल्टीपल वीज़ा था 5 ईयर्स का। ठीक है। तो सेकंड टाइम जब हम 2017 में गए, उस वक्त सिर्फ अयाज हुसैन तुन्यो साहब मेरे साथ थे। अच्छा, यानी फिर वो एज अ विजिटर अयाज साहब और मैं थे, अब वो जस्ट विजिट के लिए गए। उसमें हमने एक चीज़ की कि हमने साना कॉन्फ्रेंस, साना कन्वेंशन होता है, इसको कहते हैं साना, ये एब्रीविएशन है सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अच्छा। तो हमने उसको ज्वाइन किया। बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा वहाँ पर। अच्छा। वो कल्चरल और मतलब सकाफ़ती वो एक होता है अपनी सिंधी लैंग्वेज के हवाले से, सिंध को खास करके, सिर्फ सिंधी लैंग्वेज नहीं, जो भी सिंध में रहते हैं उनको वहाँ पर मेंबरशिप होती है। और तो वो कवर करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, यानी अमेरिका इटसेल्फ एंड कनाडा। अच्छा। तो इसकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, यानी कि जो लोग उन स्टेट्स में रहते हैं वो जी, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं उनकी। उनको हमें सेकंड टाइम 2017 में हम जब गए तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हम गए थे। जी। सर, ये बताएं कि सीनियर एडवोकेट्स का एक बहुत बड़ा अमल दखल है वकालत में, बार में। अच्छा, जब वो इस एज पे पहुँच जाते हैं कि वो प्रैक्टिस के लायक नहीं रहते, तो क्या उनकी फलाह बहबूद के हवाले से कुछ काम होना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इसके ऊपर भी मेरा बहुत फोकस है, क्योंकि आप जब देखें किसी गवर्नमेंट आप डिपार्टमेंट से कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर होता है मुख्तलिफ ग्रेड से, तो उनको एक हैंडसम पेंशन मिलती है और जो फंड्स होते हैं, दूसरे एलोकेशंस होती हैं, वो मिलते हैं। तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी होते हैं। और उनको मंथली भी मिलती है ना, हैंडसम पैकेज मिलता है रिटायरमेंट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस हमारे सर्कल के अंदर, हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर, या जिसको कि इंस्टीट्यूशन के अंदर, इतना हमारी जो बार काउंसिल इवन रही वो इतनी ज़्यादा फोकसिंग नहीं रही जिसको होना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि होना चाहिए, उसको लेटर एंड स्प्रिट होना चाहिए। तो हमारे जो सीनियर्स हैं जब बेचारे रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक एग्जॉशन होती है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा एज के साथ, तो सीनियर भी जब हमारा रिटायर होता है तो उसके बाद बेचारा वो हाथ खाली होता है।
हमें क्या मिलता है, सीनियर्स को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलती है। बेनेवलेंट फंड मिलते हैं जो हमारे जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है सिंध बार काउंसिल की 3,032 रुपये की जो होती है, उसमें से कुछ पेमेंट करती रहती है और वो 5 लाख रुपीज़ वो आपको मिलती है। लेकिन 5 लाख कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट पीनट्स। जी। तो मेरा ये भी ड्रीम है कि अपने सीनियर्स के लिए काम किया जाए, बार काउंसिल को ये बावर करवाया जाए कि कोई इंश्योरेंस का पैकेज रखें, और जो रिटायरमेंट में कम से कम 50 लाख तो होने चाहिए रिटायरमेंट के। अब उनको मिलता है सिर्फ 5 लाख रुपए, तो दैट इज़ वेरी मीगर। सही बात है। तो उससे लाइफ आपकी हमारे सीनियर्स की तो बदलनी है नहीं। लिहाजा इस दौरे जदीद में जब हम 21वीं 22वीं सदी में रह रहे हैं और इतनी इन्फ्लेशन है, राइजिंग इन्फ्लेशन, और दिन ब दिन अगर आप एक चीज़ आप 1 रुपये की आज ले रहे हैं तो कल जो है इसको 1.25 रुपये होनी है या 1.5 रुपये होनी है। Exactly. तो इन्फ्लेशन का रेट इतना बढ़ता जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, सबको कोशिश करनी चाहिए। जो सिंध बार काउंसिल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया गया है, उनका भी उनको मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और उनको भी हमारे सीनियर्स के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी सीनियर होना है, हमें भी रिटायर होना है। तो हम अपने आप को अगर वहाँ पर रखें तो ये फील होगा और ये महसूस होना चाहिए कि भाई ये आज चले उनके लिए नहीं, अपने लिए कर ले। तो इंशाल्लाह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है सर। अक्सर देखा गया कि जब भी आप बार में दाखिल होते हैं, चाहे सिविल बार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार हो, चाहे हाई कोर्ट बार हो, लोग खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं। क्या वजह है? वजह ये है कि बस लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लोगों की शफ़क़त होनी चाहिए, लोगों से बहुत एहतराम से मिलना चाहिए। मेरे पास जो है एहतराम, अदब और आजी न्याजी मेरे पास है, वो अल्लाह का शुक्र है मैं बांटता हूँ। और मेरे सीनियर्स रिफ्लेक्शन में यानी रिस्पांस देते हैं और वो मेरे साथ शफ़क़त के साथ पेश आते हैं, वो खड़े होते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है और उनका एहसान है मेरे ऊपर। और मुनासिब खड़े होते हैं, वो खड़े होकर मेरे लिए वोट सपोर्ट भी कराते हैं, जैसे इस बार जो है बड़े मार्जिन से मुझे इन्होंने नवाजा। सर देखा गया है कि हर कामयाब आदमी हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के सिलसिले में कंटिन्यू रहता है। क्या मज़ीद आपके टारगेट हैं और क्या टारगेट्स हैं? एग्जैक्टली ये है कि हर कोई यही चाहता है कि आगे से आगे बढ़ता रहे, वर्टिकली सक्सेसफुल हो। तो इनफैक्ट मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सोचूंगा, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम्स ये हैं कि मेरे अपने दोस्तों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो बहुत अच्छी हो। सबसे ज़्यादा मेरा ये ड्रीम है कि दोस्तों का, मेरे सीनियर्स का, मेरे जो सर्कल में हैं, मेरे कंटेम्प्रेरीज़ हैं और जूनियर्स हैं, जो भी लेडी एडवोकेट्स हमारे पास हैं, उनका सबका अच्छे तरीके से उनका वहाँ पर उस जो हमारी फील्ड ऑफ लॉ है उनका उस पर उनकी पजीराई हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो और वो आगे बढ़ते रहें। इनफैक्ट इस प्रोफेशन के अंदर आपको काफ़ी जंप्स भी मिलते हैं, आप काफ़ी ऊपर भी जाते हैं। तो सबको यही होता है कि हर कोई तरक्की करे। और अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का भी टर्नओवर पूरा हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने अभी अप्लाई किया है इसके लिए, फिटनेस के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि जब तक हमारा ये इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे तो उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हो जाऊँगा। सर यकीनन आपके तजुर्बात और मुशाहदात से हमारे नाज़रीन आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी पर्सनालिटी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।